नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज पुतिन की फौज में विभीषण कौन है? क्या यूक्रेन के चक्कर में रूस और अमेरिका में परमाणु युद्ध होगा? पाकिस्तान के परमाणु बम से इजरायल कैसे बचा? और बच्चों की दवा में किसने जहर मिला दिया? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। क्राइमिया ब्रिज अटैक मामले में रूस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 5 रूस के नागरिक हैं और बाकी 3 यूक्रेन और आर्मेनिया के। रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। एफएसबी ने दावा किया कि क्राइमिया ब्रिज पर जो विस्फोटक पहुंचाए गए वो एक ऐसी कंपनी के ट्रक में पहुंचाए गए जो 2014 तक रूस से जुड़ी थी। मतलब यह कि रूस को अपनों ने धोखा दिया, क्योंकि एफएसबी ने क्राइमिया ब्रिज अटैक मामले में जिन 8 लोगों को हिरासत में लिया उनमें 5 रूस के हैं। यही नहीं, रूस की सुरक्षा एजेंसी को कई ऐसे सबूत मिले जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह अटैक अकेले यूक्रेन ने प्लान नहीं किया। और क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले में रूस के भी कुछ नागरिक शामिल थे। 8 अक्टूबर को ब्रिज पर धमाके और आग की ऊंची उठती लपटों की तस्वीरें तो सबने देखी, लेकिन रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। क्योंकि एक दिन पहले तक ये दावा किया जा रहा था कि रूस और क्राइमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर यूक्रेन की सेना के स्पेशल सैनिकों ने ब्लास्ट किया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें रूस के लोगों की भी मिलीभगत थी, क्योंकि वीडियो में दिखा कि ब्रिज पर खड़े ट्रक की बारीकी से जांच की गई, जिसके बाद ट्रक को स्कैन भी किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आईं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि ट्रक में विस्फोटक जैसी कोई चीज रखी हुई थी। इसके बावजूद विस्फोटक से भरे ट्रक की ब्रिज पर एंट्री हुई और कर्च ब्रिज पर हमले को अंजाम दिया गया। एफएसबी ने जो वीडियो जारी किया उसमें ब्रिज पर सुरक्षाकर्मी ट्रक की जांच करता दिखा, और जो फोटो जारी की गई उसमें ट्रक के अंदर विस्फोटक जैसी चीज नजर आई। मतलब यह कि विस्फोटक को देखकर नजरअंदाज किया गया। कम से कम रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी तो यही मानकर जांच आगे बढ़ा रही है। लेकिन जो बात पुतिन की परेशानी दुगनी कर सकती है वो यह है कि इस मामले में हिरासत में लिए गए 5 लोग रूस के नागरिक हैं। पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज अटैक को आतंकी हरकत बताया था और कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर इतनी मिसाइलें दागी कि उनका हुलिया ही बदल गया। इन हमलों को देखकर लगा कि यूक्रेन के अंत की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पुतिन ने केवल 24 घंटों में हजारों करोड़ की मिसाइलें चला दी और यूक्रेन की राजधानी को बारूद के ढेर में बदल दिया। लेकिन खबर है कि जिस क्राइमिया के लिए पुतिन ने यूक्रेन का नामो निशान मिटाने की कसम खाई थी, वहां हुए ब्रिज अटैक पर रूस के भी कुछ लोग शामिल थे। यानी रूस में वो कहावत सच साबित हुई कि घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 5 तो रूस के नागरिक हैं और 3 यूक्रेन और आर्मेनिया के। मतलब यह कि पुतिन को रूस के ही कुछ लोगों ने धोखा दिया। एक दिन पहले ही एक वेबसाइट ने दावा किया था कि ब्रिज पर धमाके का प्लान ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का है, जिसके जासूसों ने 6 महीने तक ब्रिज की रेकी की और फिर वहां ब्लास्ट की साजिश रची। लेकिन ब्रिज अटैक केस में नया एंगल सामने आ गया है, क्योंकि खबर है कि ब्रिटेन और यूक्रेन के इस प्लान में पुतिन से नाराज कुछ रूस के नागरिक भी शामिल थे। एफएसबी ने यह भी दावा किया कि कर्च ब्रिज पर विस्फोटक यूक्रेन के ओदेसा से आया था और ओदेसा तक यह विस्फोटक बुल्गारिया, जॉर्जिया और आर्मेनिया से पहुंचा। यही नहीं, जिस ट्रक में भरकर उसे वहां भेजा गया वो एक ऐसी पुरानी कंपनी का था जो 2014 से पहले रूस से जुड़ी थी। मतलब यह कि रूस की जान जिस ब्रिज में अटकती रही, उस ब्रिज पर यूक्रेन ने रूस के लोगों के साथ मिलकर अटैक किया और पुतिन को पता भी नहीं चला। खबर तो यह भी थी कि पुतिन से नाराज रूस की सेना के एक बड़े अधिकारी इसके पीछे हो सकते हैं। यानी पुतिन को गैरों ने नहीं, अपनों ने ही लूट लिया। उधर रूस ने पिछले कुछ दिनों में कीव समेत कई शहरों पर जिस तरह ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, उसने यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत पर सवाल उठा दिए। खबर है कि इसी वजह से अब नेटो ने यूक्रेन को इजरायल के शक्तिशाली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने की मांग तेज कर दी, क्योंकि पुतिन के तेवरों ने यह दिखा दिया है कि यूक्रेन के शहरों पर उनकी मिसाइलों की बारिश फिलहाल थमने वाली नहीं है। और रूस की इन घातक मिसाइलों ने जो तबाही मचाई, उसके सामने यूक्रेन को अपने सहयोगी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बेबस नजर आए। पश्चिमी मीडिया ने तो यह तक दावा किया कि अमेरिका का रक्षक कहे जाने वाला NASAMS यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी कीव को पुतिन की मिसाइलों से बचाने में नाकाम रहा। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर पुतिन के गुस्से से अब यूक्रेन कैसे बच पाएगा और कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को रोकने में कारगर साबित होगा। जिसके बाद इजरायल के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और नेटो के एक कमांडर ने यूक्रेन को आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवच से लैस करने को जरूरी बता दिया, क्योंकि इजरायल ने इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी शहर या बड़े इलाके को दुश्मन की बमबारी से महफूज रखने के लिए ही तैयार किया है।
इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हवा में ही तबाह कर देती है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है, रॉकेट के हमले भी नाकाम कर सकता है और तोप के गोलों को भी बेदम करने की ताकत रखता है। और मौजूदा हालात में इजरायल का यह घातक हथियार कीव या यूक्रेन के उन शहरों के लिए मजबूत ढाल साबित हो सकता है जो रूस की मिसाइलों के निशाने पर है, क्योंकि आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर दूर से चलाए गए रॉकेट और तोप के गोलों को इंटरसेप्ट करने और उन्हें मार गिराने में माहिर है। गाजा पट्टी से चरमपंथी संगठन हमास के हमले की कोशिशों पर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कई बार पानी फेर चुका है। ऐसे में नेटो ही नहीं बल्कि खुद जेलेंस्की की भी आयरन डोम पर नजर है और जेलेंस्की तो पहले भी कई बार इजरायल से उसे देने की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन इजरायल ने यूक्रेन को उसे बेचने पर अब तक हामी नहीं भरी है। पेच यह है कि इजरायल ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर अमेरिका के साथ करार किया है, जिसकी वजह से इजरायल के यूक्रेन तो क्या किसी दूसरे देश को भी अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बेचने के आसार कम ही हैं। और माना जा रहा है कि इस बात को खुद अमेरिका भी जानता है, इसीलिए उसने इजरायल पर दबाव बनाने के बजाय नसाम्स की दूसरी खेप जल्द ही यूक्रेन भेजने का भरोसा दिया। भले ही अमेरिका का ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के ताजा हमलों को रोकने में फेल हो गया, लेकिन अमेरिका को इस पर इतना भरोसा है कि व्हाइट हाउस को बचाने के लिए भी यही एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है। इसी वजह से अमेरिका ने अपने इस हथियार की ताकत को एक बार फिर यूक्रेन में आजमाने का फैसला किया। इस बीच खबर है कि रूस की धमकी के बाद भी अमेरिका यूक्रेन को आधुनिक हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। पश्चिमी मीडिया ने आशंका जताई कि अमेरिका का यह रुख रूस के साथ उसके सीधे टकराव की बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि अमेरिका के घातक हथियार यूक्रेन जंग में रूसी सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। असल में अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों की बदौलत यूक्रेन न सिर्फ अब तक युद्ध में बना हुआ है, बल्कि कई मोर्चों पर रूस को लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन के इसी पलटवार की वजह से पुतिन बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। वो यूक्रेन के मददगारों को परमाणु हमले की धमकी तक दे चुके हैं और हाल के दिनों में जिस तरह उन्होंने यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं, उसका सीधा मतलब यह है कि रूस को हल्के में लेने की भूल अमेरिका और पश्चिमी देशों को बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन लग रहा है कि बाइडेन ने भी ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को अपने घातक हथियारों से लैस करना नहीं छोड़ेंगे। और माना जा रहा है कि अब तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अमेरिका और रूस के बीच जंग करवाकर ही मानेगी, क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाके में एक अमेरिकी ड्रोन को पकड़ने का दावा किया और सबूत के तौर पर उसके सैनिकों ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। रूस का आरोप है कि इस ड्रोन को उसकी सेना के ठिकानों पर बम गिराने के मकसद से भेजा गया था। असल में जंग की शुरुआत से ही अमेरिका लगातार यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के हथियार सप्लाई कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी से अब तक अमेरिका यूक्रेन को 1680 करोड़ डॉलर मतलब भारतीय रुपयों में करीब 1,40,000 करोड़ की सैन्य मदद कर चुका है। और बाइडेन ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि अमेरिकी हथियारों की खेप का यूक्रेन पहुंचना जारी रहेगा। मतलब ये कि जंग में भले ही यूक्रेन की सेना खड़ी है, लेकिन लड़ अमेरिका रहा है। और पुतिन इसी वजह से आग बबूला है। अब वो अमेरिका ही नहीं बल्कि नेटो में शामिल 30 देशों से भिड़ने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उनके बार बार धमकाने के बावजूद यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई होती रही। पिछले कुछ महीनों में तो इसकी रफ्तार बढ़ गई, यानी ना अमेरिका माना और ना ही उसके दोस्त। उन्होंने यूक्रेन को जंग में बनाए रखा और पुतिन के गुस्से की आग में घी डालते रहे। और अब यह आग इतनी भड़क चुकी है कि बाइडेन समेत पूरा का पूरा नेटो इसमें झुलस सकता है, क्योंकि कीव पर हमलों ने दिखा दिया है कि पुतिन यूक्रेन में पीछे नहीं हटेंगे। उधर खबर है कि पुतिन ने कीव पर कहर बरपाने वाले ईरान के ड्रोन की भारी भरकम खेप का ऑर्डर दे दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि 2 दिन पहले यानी 10 अक्टूबर को रूस की सेना ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से कीव पर हमला किया था और वहां मिसाइलों की ऐसी बारिश की थी कि पूरा शहर ही आग के शोलों में तब्दील हो गया था। आसमान से गिरी मिसाइलों की वजह से कई इमारतों का नामो निशान मिट गया। शहर की सड़कों से आग के बवंडर उठते दिखे। बताया गया कि पुतिन की फौज ने क्राइमिया ब्रिज की तबाही का बदला लेने के लिए कीव पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। देखकर ऐसा लगा जैसे कीव की सड़कों पर मौत तांडव कर रही हो। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कीव के आसपास के शहरों को ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से निशाना बनाया जा रहा है, जो एक आत्मघाती ड्रोन है। और अब खबर है कि पुतिन ने ईरान को कीव पर कहर बरपाने वाले इस किलर ड्रोन की भारी भरकम खेप का ऑर्डर दे दिया है, जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना कीव के अलावा यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी हमले की तैयारी में है। मतलब यह कि पुतिन अब रुकने वाले नहीं है। बताया जा रहा है कि 7.5 महीनों से जारी जंग की वजह से उनके सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि वो ये मानकर बैठे थे कि यूक्रेन की सेना उनकी सेना के आगे ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी और जंग कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। लेकिन पुतिन को करारा झटका तब लगा
जब पर्दे के पीछे से अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद करनी शुरू की। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की सेना को ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार दिए जिनके आगे रूस की सेना पस्त हो गई। दावा किया गया कि जेलेंस्की की सेना ने कई इलाकों से पुतिन की फौज को खदेड़ दिया। इसी वजह से पुतिन आग बबूला है और वो यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कुछ रोज पहले ही रूस की सेना ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से जापोरिजिया शहर को भी निशाना बनाया था। और उस वक्त यूक्रेन ने यह दावा किया था कि ईरान के ड्रोन से दागी गई मिसाइलों ने जापोरिजिया में 11 लोगों की जान ले ली थी और अब ईरान का वही ड्रोन कीव के लिए काल बन चुका है, क्योंकि 2 दिन पहले ही ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने वहां बमों की बारिश कर तबाही मचा दी थी। मिसाइल की मार से जलती हुई इमारतों ने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ये ड्रोन न सिर्फ मिसाइलें बरसाता है बल्कि ये खुद भी एक बम की तरह टारगेट पर फटता है। यही नहीं, इससे 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। दावा है कि इसकी इन्हीं खूबियों को देखते हुए रूस ने भारी संख्या में इसे खरीदने का ऑर्डर दिया है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया। उनके मुताबिक रूस ने यूक्रेन के शहरों को तबाह करने के लिए ईरान से 2400 शाहिद 136 ड्रोन खरीदने की डील की है। और इसी वजह से जेलेंस्की की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पुतिन उन्हें झुकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम देने की अपील की, ताकि वो रूस की सेना के हमलों का करारा जवाब दे सकें। हालांकि अमेरिका पहले ही यूक्रेन को मिसाइलों की मार से बचने के लिए नसैम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दे चुका है, जिसे कीव की सुरक्षा के लिए तैनात भी किया गया था। अमेरिका का दावा है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम का शक्तिशाली रडार करीब 120 किलोमीटर दूर से ही टारगेट का पता लगा लेता है। इसकी मदद से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन की मिसाइल या लड़ाकू विमान को तबाह किया जा सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर से एक बार में 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जो करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को भी गिरा सकती हैं। लेकिन अमेरिका का ये रक्षक भी कीव को ईरान के ड्रोन शाहिद 136 से दागी गई मिसाइलों से नहीं बचा पाया। इसीलिए रूस ने बड़ी संख्या में इस किलर ड्रोन को खरीदने के लिए ईरान से डील की है, जिससे जेलेंस्की के साथ साथ बाइडेन की भी टेंशन बढ़नी तय है। इधर बीजेपी ने गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महसाणा में गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। वायुसेना ने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे और इसकी ऑनलाइन परीक्षा अगले साल जनवरी में होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को मोमिनपुर हिंसा मामले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए। इस बीच किम जोंग उन के 14 दिनों में 7 मिसाइलों के परीक्षण करने के जवाब में जापान और अमेरिका की सेनाओं ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की। इस ड्रिल में अमेरिका ने उत्तर कोरिया को अपने खतरनाक मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हाई मार्स की भी ताकत दिखाई। और किम को जवाब देते हुए अमेरिकी सेना ने हाई मार्स से रॉकेटों की बारिश कर दी। हाई मार्स से निकले एक के बाद एक गरजते रॉकेटों ने बता दिया कि आखिर क्यों रूस की सेना इसके नाम से ही दहल जाती है, क्योंकि अमेरिका के इस बेहद घातक हथियार ने कुछ ही महीनों में यूक्रेन की जंग की सूरत बदल कर रख दी। रूसी सेना के शक्तिशाली टैंकों की मार से बचकर भाग रहे यूक्रेन के जवानों के लिए हाई मार्स वरदान साबित हुआ। इसने यूक्रेन के युद्ध में रूसी खेमे में ऐसी तबाही मचाई कि पुतिन और उनके कमांडरों की सारी रणनीति फेल हो गई। यूक्रेन ने दावा किया कि अमेरिका के इस हथियार की बदौलत ही उसकी सेना ने कई इलाके रूसी सैनिकों से छीन लिए और अब अमेरिका उसी हाई मार्स का इस्तेमाल किम की टेंशन बढ़ाने में कर रहा है। क्योंकि उत्तर कोरिया के शासक किम ने एक के बाद एक कई खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण करके अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को खुली चुनौती दे दी। किम ने साफ कहा कि अमेरिका और उसके साथी देश उत्तर कोरिया को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने 14 दिन में एक के बाद एक 7 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर दिया। 5 अक्टूबर को तो उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई मिसाइल जापान के ऊपर से ही गुजर रही थी। ऐसा होते ही पूरे जापान में हड़कंप मच गया था। खतरे के सायरन बजाए जाने लगे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था। जापान के उत्तरी हिस्से में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो जापान पर हमला हो गया हो। हालांकि उत्तर कोरिया की दागी गई मिसाइल जापान के ऊपर से होती हुई प्रशांत महासागर में जाकर गिर गई थी। तब कहा गया था कि किम ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की बड़ी मिलिट्री ड्रिल का जवाब देने के लिए जापान के ऊपर से मिसाइल छोड़ दी थी। और ऐसा करके उन्होंने यह बताने की कोशिश की थी कि दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अमेरिका भी आ जाए तो वो डरने वाले नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका भी ठान कर बैठा है कि वो किम की मिसाइलों से घबराकर अपने साथियों का हाथ नहीं छोड़ेगा।
और इसीलिए उसने जापान के पूर्वी हिस्से में उसकी सेना के साथ एक बार फिर एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की। इस ड्रिल में दोनों सेनाओं के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने आसमान में उड़ान भरकर टारगेट के खात्मे का अभ्यास किया। इसके साथ ही जमीन पर जवानों ने लंबी दूरी तक मार करने वाली राइफल चलाकर दुश्मन को अपना दम दिखाया। जापान के साथ इसी सैन्य अभ्यास में अमेरिका का हाईमार्स भी जमकर बरसा। इससे पहले दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की सेनाओं ने भी एक साथ आकर किम जोंग उन को अपने तेवर दिखाए थे। इधर चौथी वंदे भारत ऊना से दिल्ली के बीच शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी सौगात देंगे। वो देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो ऊना से दिल्ली के बीच चलेगी। महाराष्ट्र के पुणे में चलती बस में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि समय रहते बस में सवार सभी 29 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बाढ़ के पानी में पुल डूबने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। पुल डूबने की वजह से यहाँ 4 गांव के बच्चे नहीं जा पा रहे, सोचिए कितना नुकसान। उधर महाराष्ट्र के सोलापुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी एक डराने वाली तस्वीर सोलापुर से भी सामने आई। वहां बाढ़ की वजह से पूरी तरह पानी में डूब चुके पुल से गुजरना एक किसान को भारी पड़ गया। यह हादसा जिस पुल पर हुआ उस पर बाढ़ का पानी तेज उफान के साथ बह रहा था। इसके बावजूद वो किसान बाइक लेकर पुल पर चढ़ गया। कुछ दूर तक वो पहुंच भी गया, लेकिन अचानक तेज लहरों ने उसे घेर लिया। वो खुद को संभाल नहीं पाया और देखते ही देखते तेज बहाव के साथ बह गया। किसान की बाइक तो नदी के तेज बहाव में बह गई, लेकिन वो किसी तरह तैरकर किनारे पर पहुंच गया। आसमान से बरस रही आफत की कुछ ऐसी ही तस्वीर कोल्हापुर से भी सामने आई। वहां तेज बारिश के बाद सड़कें नदी में तब्दील हो गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। इस बीच पुतिन की परमाणु हमले की धमकियों पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने वो कह दिया जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। बाइडेन की बात सुनकर सब देशों की हालत खराब है, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन का युद्ध दुनिया का आखिरी युद्ध होगा, क्योंकि इसके बाद दूसरी लड़ाई देखने के लिए दुनिया बचेगी ही नहीं। यानी यूक्रेन की जंग दुनिया के अंत के साथ खत्म हो सकती है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पुतिन वाकई परमाणु हमला करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो वो दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। उन्होंने कहा कि गलतियां होती हैं, अनुमान लगाने में गड़बड़ी हो सकती है, किसी को नहीं पता कि क्या होगा, ये आर्मेगेडन में भी बदल सकती है। पुतिन के परमाणु हमले का अंजाम क्या होगा उसे बताने के लिए बाइडेन ने आर्मेगेडन शब्द का इस्तेमाल किया, और इस शब्द ने ही अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दुनिया का अंत होने पर आर्मेगेडन वो आखिरी जंग होगी जो अच्छाई और बुराई के बीच लड़ी जाएगी। अब जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही दुनिया के अंत की बात कर रहा हो तो फिर तो खेल ही खत्म है। लेकिन यह कहने के साथ ही बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका पुतिन की धमकियों से डरा नहीं है। इसलिए उन्होंने पुतिन को यह चेतावनी भी दे दी कि वो ये सोचने की भूल बिल्कुल भी ना करें कि यूक्रेन पर परमाणु हमला करके वो बच जाएंगे, क्योंकि हर एक्शन का जबरदस्त रिएक्शन भी होता है, और अगर पुतिन ने परमाणु बम दागा तो अमेरिका भी हाथ पर हाथ धरे तो बैठे रहेगा नहीं। उसने भी पूरी तैयारी कर ली है, उसके भी ऑप्शन तैयार हैं, लेकिन वो ऑप्शन क्या होंगे उस पर बाइडेन ने अपने पत्ते नहीं खोले। अपनी प्लानिंग को बाइडेन ने टॉप सीक्रेट रखा। लेकिन उनकी अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन नेटो पुतिन को अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। वो अगले हफ्ते ही अपनी एक मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है। कोई मामूली ड्रिल नहीं, बल्कि ऐसा सैन्य अभ्यास जिसमें आम जेट्स के साथ परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाले विमान भी आसमान में मंडराएंगे। कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, इसलिए पुतिन की परमाणु हमले की धमकियों की काट निकालने के लिए नेटो ने भी परमाणु हथियार वाले हवाई जहाज युद्ध अभ्यास में उतारने का फैसला किया, ताकि पुतिन को यह दिखाया जा सके कि उनके परमाणु हथियार चलाने का अंजाम पूरे रूस को भुगतना पड़ सकता है। बताया गया कि नेटो की हर साल होने वाली ये एक्सरसाइज रूस से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर होगी। यानी निशाना और धमकी बिल्कुल साफ है, लेकिन इस पर रूस और भी ज्यादा भड़क गया है। रूस ने अमेरिका और उसके साथियों को धमकी दी है कि वो लक्ष्मण रेखा ना लांघें। और अमेरिका में रूस के राजदूत ने अमेरिका को दो टूक कहा कि अमेरिका और उसके साथी यूक्रेन को घातक हथियार देना बंद कर दें। उसकी मदद आग में घी डालने का ही काम करेगी। 2 दिन पहले रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद जो बाइडेन ने जेलेंस्की को सैन्य मदद जारी रखने का भरोसा दिया था,
जिस पर रूस के राजदूत ने भी एकदम खुल्लम खुल्ला बोल डाला कि अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन चुका है और उसका यूक्रेन का साथ देना रूस और नेटो के बीच जंग भड़का सकता है। इधर पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ हुई। कोटकपूरा गोलीकांड मामले में एसआईटी की टीम ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ की। गुजरात में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह सुबह राज्य के दौरे पर जाएंगे, जहां वो 2 जगहों पर बीजेपी की गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। खबर है कि थल सेना में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को जल्द ही हटाया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल होगा। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक स्कूल में लगा झूला गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे वहां झूला झूल रहे थे। झूले के गिरते ही वहां आसपास मौजूद छात्र और दूसरे लोग तेजी से बच्चों को बचाने के लिए दौड़ते दिखे। इसके बाद सभी ने मिलकर गिरे हुए झूले को उठाया और बच्चों को उसके नीचे से निकाला। बताया गया कि दोनों बच्चे बुरी तरह घायल हो गए थे। जिस वक्त झूला गिरा उसके ठीक बगल में कई और बच्चे खेल रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि वो उसकी चपेट में आने से बच गए। बच्चा झूला झूल रहे थे, झूला पलट गया, मतलब दोनों बच्चों को चोट लग गई। हालांकि बाद में इस हादसे में घायल हुए एक बच्चे की मौत हो गई। झूला पलटने से हुए हादसे के बाद पुलिस के अधिकारियों ने स्कूल जाकर मामले की जांच की। इस बीच खबर है कि पश्चिम एशिया के देश कतर में होने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के सुरक्षित आयोजन के लिए तुर्की वहां अपनी सेना भेजने के लिए तैयार हो गया है, वो भी किसी लिखित करार के बिना ही। फीफा आयोजन की सुरक्षा के लिए अमेरिका और फ्रांस ने भी कतर के साथ एग्रीमेंट किया है, लेकिन तुर्की बिना किसी एग्रीमेंट के ही अपनी सेना देने को तैयार हो गया और उसके लिए तुर्की की संसद ने प्रस्ताव भी पास कर दिया है। कतर में अगले महीने से फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है और पश्चिम एशिया और अरब देशों का यह पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है। इसके लिए कतर कई देशों से पुलिस और सेना की मदद मांग रहा है। तुर्की से उसके रिश्ते काफी अच्छे हैं। ऐसे में मैच के दौरान सुरक्षा के लिए तुर्की ने वहां अपने सैनिक भेजने का फैसला लिया है, वो भी अनलिमिटेड। इधर शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। आईटी, बैंक, ऑटो और मेटल समेत कई सेक्टरों में तेजी रही, जिससे सेंसेक्स 478 अंक की बढ़त के साथ 57,625 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 17,130 पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। देश के हम पहले राज्य होंगे, ये एक हमारा बड़ा सपना पूरा हो रहा है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में मंदिर में चोरी के आरोपी युवक और युवती को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर बीसीसीआई अध्यक्ष के तौर पर सौरव गांगुली को दूसरा मौका न मिलने पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। टीएमसी ने इसे बंगाली अस्मिता के मुद्दे से जोड़ दिया और दावा किया कि सौरव को बीजेपी में शामिल न होने की सजा दी गई है। Given his consent to join BJP, probably he has become a prey to this political vendetta. लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। शांतनु सेन को किसने बोला कि बीजेपी ज्वाइन करने ऑफर दिया गया? उनके सामने दिया गया था। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष की रेस में रॉजर बिनी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए पुतिन ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर मैदान में उतार दिए हैं। इस हेलीकॉप्टर का नाम है मी-8 MTPR-1। यह हेलीकॉप्टर मी-8 कैटेगरी के हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेड वर्जन है, जो यूक्रेन जंग में जेलेंस्की की सेना के एयर डिफेंस सिस्टम को धूल जटाने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि मी-8 MTPR-1 पुतिन का ऐसा हथियार है जिसके आगे ताकतवर से ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम पस्त हो जाएगा। ये मी-8 कैटेगरी के हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी पहले से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इस श्रेणी के हेलीकॉप्टर बनाए ही जाते हैं दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए। और मी-8 MTPR-1 में तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से दुश्मन की हर चाल पर नजर रहती है। और इसीलिए इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को यूक्रेन का काल कहा जा रहा है। ये बात जेलेंस्की खुद जाहिर कर चुके हैं कि वो रूस का मिसाइल अटैक नहीं झेल पा रहे हैं और उन्हें ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जो यूक्रेन को रूस के मिसाइल अटैक से बचा सके। वैसे यूक्रेन के पास हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जो उसे अमेरिका ने दिया है, लेकिन अब वो और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है, क्योंकि पुतिन नहीं रुक रहे, वो यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि यूक्रेन को कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा सकता। ऐसे में पुतिन ने अपने खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भी मैदान में उतार दिया है, जिसे पिछले ही हफ्ते यूक्रेन जंग का हिस्सा बनाया गया। इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद इसकी पुष्टि हुई। खबर है कि मी-8 MTPR-1 ने शुरुआत में करीब 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी और यूक्रेन की सीमा के आसपास नजर रखी। इसमें लगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इतना ताकतवर होता है कि 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की हरकत को भांप लेता है। यही नहीं, ये खुद को हवा और जमीन दोनों जगह से होने वाले मिसाइल हमलों से बचाने का दम रखता है।
इसके अलावा हेलीकॉप्टर की बाहरी परत इतनी मजबूत है कि अगर इसके ऊपर AK-47 जैसी राइफल से गोलियां चलाई जाएं तब भी कोई असर नहीं होगा। यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से यह बिना पायलट के भी काम कर सकता है, यानी रूस चाहे तो इसे रिमोट से ऑपरेट कर सकता है और बिना पायलट के यूक्रेन भेज सकता है। इधर जम्मू में मतदाता सूची से जुड़ी अधिसूचना जारी हो गई। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोग अब वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा सकेंगे। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने सरकारी बस से शराब की कई बोतलें जब्त की। इसके साथ ही उसके ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। 4 पेटी बियर और 18 बोतलें दारू की मिली। हरियाणा के सोनीपत में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसकी संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। अवैध क्षेत्र में है और सरकारी भूमि पे कब्जा है। उधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारतीय वायुसेना के एयर शो में राफाल समेत कई लड़ाकू विमानों ने दुश्मन देशों को अपनी ताकत दिखाई। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स के 90 साल पूरे हुए थे, जिसका जश्न मनाने के लिए इस एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें राफाल समेत कई लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों ने दुश्मन देशों को अपनी ताकत का एहसास कराया। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमानों ने आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाकर लोगों को रोमांच से भर दिया, लेकिन राफाल सबके लिए आकर्षण का केंद्र रहा। जैसे ही राफाल ने एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर से उड़ान भरी, लोगों ने उसका तालियों से स्वागत किया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो पल भर में ही आंखों से ओझल हो गया। इसके बाद आसमान में जगुआर, सुखोई 30 और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी, जिनकी दहाड़ सुनकर दुश्मनों का कलेजा कांप गया। इन फाइटर जेट के अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक, अपाचे और Mi-17 ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वहां से आई एक तस्वीर में Mi-17 हेलीकॉप्टर से उतरकर गरुड़ कमांडो दुश्मनों को ढेर करने की अपनी ताकत परखते दिखे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में वायुसेना के जवान पैराशूट से आसमान में तिरंगा बनाते नजर आए। इधर महाराष्ट्र पुलिस ने नकली साजिश नाकाम कर दी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सलियों के 2 कुकर बम बरामद किए, जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण 6,500 करोड़ की लागत से किया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। T20 वर्ल्ड कप से पहले दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस चोट की वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी जगह मार्को यानसन को टीम में शामिल किया गया। उधर राजस्थान के टोंक से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बीच सड़क पर पानी से भरे गड्ढे में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ये घटना तब हुई जब अनाज बेचने के लिए एक किसान ट्रैक्टर लेकर मंडी जा रहा था, लेकिन इसी दौरान गड्ढे की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क पर ही पलट गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें अनाज ले जा रहा ट्रैक्टर पानी से भरी एक सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ता दिखा, जबकि अनाज से लदी ट्रॉली के ऊपर एक आदमी भी बैठा नजर आया। लेकिन ट्रैक्टर चला रहे ड्राइवर को इस बात की भनक नहीं थी कि सड़क पर एक बड़ा गड्ढा है। जैसे ही ट्रॉली का पिछला टायर गड्ढे में गया, वो पलट गई, जिससे अनाज की बोरियां सड़क पर बिखर गई। ट्रॉली पलटने की वजह से उसके ऊपर बैठा आदमी भी अनाज की बोरियों के साथ सड़क पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बीच सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से वहां जैम जैसे हालात बन गए। इस बीच खबर है कि यूक्रेन पर रूस के मिसाइल अटैक की वजह से वहां पानी और बिजली संकट पैदा हो गया। पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद ही बोल दिया था कि वो बदला लेंगे। उन्होंने जो कहा था वो किया भी, और मिसाइलें बरसाकर यूक्रेन से ऐसा बदला लिया कि वो बिजली और पानी को तरस गया। पुतिन के इस हमले की तस्वीरें आना लगातार जारी हैं। कीव में तो तबाही का तांडव हुआ ही, दूसरे शहरों को भी पुतिन के बदले की आग में जलना पड़ा। यूक्रेन के चौथे सबसे बड़े शहर नीप्रो का भी रूस ने बुरा हश्र किया। रात में आसमान से बरसते आग के गोलों की यह तस्वीर इसी का सबूत है। रूस 3 दिन से लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा है और 5,000 करोड़ से ज्यादा की मिसाइलें दाग चुका है। लेकिन पुतिन के तेवरों से ऐसा लगता है कि वो अभी रुकने के मूड में नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन में तबाही का सिलसिला फिलहाल चलता रहेगा और मिसाइलें मौत बनकर बरसती रहेंगी। पुतिन के इस हमले को फाइनल अटैक भी कहा गया, क्योंकि माना जा रहा है कि यहां से पुतिन पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि क्राइमिया ब्रिज पर अटैक ने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया और अब वो या मरेंगे या मारेंगे। यानी रूस की जुनूनी सेना और खतरनाक हो चुकी है। 2 दिन पहले पुतिन ने अपने बयान में भी बता दिया था कि वो यूक्रेन से बदला ले रहे हैं। Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.
यानी बदला पूरा होने तक कीव और यूक्रेन के बाकी हिस्से खंडहर में बदलते रहेंगे और वहां के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। खबर है कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अभी से ब्लैकआउट के संकट से जूझ रहा है, क्योंकि रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के 30% पावर प्लांट को निशाना बनाया। पश्चिमी यूक्रेन के एक बड़े पावर प्लांट पर तो 2 बार मिसाइल अटैक हुआ, जिसके बाद यूक्रेन के कई हिस्सों में बिजली और पानी की किल्लत हो गई। जिसके बाद नौबत ये आ गई कि लोगों से कम बिजली और पानी इस्तेमाल करने की अपील करनी पड़ी। रूस ने जिस दिन पहली बार हमला किया था, उसने उसी दिन बता दिया था कि वो यूक्रेन में सैन्य ठिकानों और पावर प्लांट को निशाना बनाएगा, और उसने वही किया। यही नहीं, यूक्रेन इतना डर गया कि उसके ऊर्जा मंत्री ने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें अपने आसमान की रक्षा करनी होगी। यानी यूक्रेन के सारे दावे धुआं हो चुके हैं, क्योंकि कीव पर खतरनाक हमला करके पुतिन ने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली, जिसके बाद ना अमेरिका की सहानुभूति काम आई और ना हथियारों की मदद, क्योंकि पुतिन की मिसाइलों ने एक झटके में यूक्रेन की राजधानी कीव की शक्ल खराब कर दी। नौबत यह आ चुकी है कि बिजली बचाने के लिए लोगों से अब ओवन और वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बंद करने के लिए बोल दिया गया है। यानी पुतिन ने यूक्रेन को बिजली और पानी के लिए तरसा दिया है। खबर है कि पुतिन की मिसाइल लवीव शहर के उस पावर प्लांट पर गिरी जिससे देश के एक बड़े हिस्से को बिजली मिलती थी, जिसकी वजह से किल्लत और बढ़ गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुतिन नहीं रुकने वाले, कम से कम फिलहाल के माहौल में तो बिल्कुल ही नहीं। यानी सर्दियां नजदीक आते ही यूक्रेन के जमने का फुल चांस है, क्योंकि उसके पास पहले से ही गैस नहीं है और पावर प्लांट तबाह करके पुतिन ने ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम कर दिया है। इधर ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने अवैध खनन मामले में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कुछ सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कांग्रेस के कुछ नेताओं और कारोबारियों के घरों पर भी की गई। इस दौरान जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए जब्त किए। प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे, जहां वो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी करेंगे। यूपी के मथुरा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और इस मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उधर दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 2 आरोपी लॉरेंस के बेहद खास बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने दिल्ली के लाडोसराय इलाके से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों बदमाश दीपक अरोड़ा और गुलशन कुमार हरियाणा के रहने वाले हैं और दोनों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा पुलिस ने राकेश उर्फ राका नाम के लॉरेंस गैंग के एक शूटर को भी गिरफ्तार किया। इस बीच यूरोप का एक और देश ऑस्ट्रिया अमेरिका के सबसे आधुनिक और घातक कहे जाने वाले F-35 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। माना जा रहा है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन का हश्र देखकर यूरोप के देश अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रिया भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने का मन बना चुका है। ये लड़ाकू विमान इतना ताकतवर बताया जाता है कि इसकी गरज से दुश्मन थर्रा उठता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह स्टेल्थ तकनीक से लैस है, इसलिए दुश्मन के रडार या एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आता। यानी ये बड़ी आसानी से दुश्मन के इलाके में जाकर तबाही मचा देता है। इसीलिए अमेरिका के F-35 की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और खूंखार लड़ाकू विमानों में की जाती है। ये अमेरिका की 5वीं पीढ़ी का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो किसी भी मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत रखता है और करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार इसे और खतरनाक बना देती है। इसी वजह से यूरोप के देशों में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। और अब ऑस्ट्रिया ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने का फैसला किया है। इसके लिए उसने अपने रक्षा बजट में भी भारी बढ़ोतरी की है और खबर है कि जल्द ही वो F-35 बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से एक करार भी करेगा, जिसके तहत साल 2030 तक वो कई F-35 विमानों की खरीद करेगा। ऑस्ट्रिया के मुताबिक इन विमानों के आने के बाद उसकी वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका के F-35 ऑस्ट्रिया की वायुसेना में पुराने हो चुके यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान की जगह लेंगे। ये विमान साल 2002 में ऑस्ट्रिया की वायुसेना में शामिल किए गए थे, लेकिन इंफ्रारेड सेंसर और हेलमेट से जुड़ा डिस्प्ले न होने की वजह से ये लड़ाकू विमान जंग में उतने कारगर नहीं है। इसके साथ ही रॉकेट या मिसाइल से हुए हमले से बच पाने में भी ये सक्षम नहीं है, जबकि ऑस्ट्रिया के मुताबिक इन विमानों के रखरखाव में भारी खर्च आ रहा है और इसी वजह से उसने यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों को धीरे धीरे हटाने का फैसला किया है, जिसके बाद अमेरिका के F-35 फाइटर जेट उसकी वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। माना जा रहा है कि इसकी एक वजह रूस का यूक्रेन पर हमला भी है, क्योंकि 24 फरवरी को हुए इस हमले के बाद से ही यूरोप के कई देश अपनी सुरक्षा पुख्ता करने में जुट गए। वहां के देशों में सबसे ज्यादा मांग F-35 लड़ाकू विमान की ही रही। कुछ दिनों पहले ही चेक रिपब्लिक ने भी अमेरिका से F-35 लेने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, इटली और पोलैंड समेत कई देश पहले ही ये लड़ाकू विमान खरीद चुके हैं, जबकि कई ऐसे देश जो नेटो के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने भी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट लिया है।
इधर रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस मिलेगा। त्योहारों से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। सरकार ने उन्हें 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया। इसका फायदा रेलवे के 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। 11,27,000 एम्प्लॉयज को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मामले में एक इनामी आरोपी को पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे तेलंगाना से गिरफ्तार किया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका को वनडे सीरीज हराने के बाद जश्न मनाया, जिसका वीडियो टीम के कोच वीवीएस लक्ष्मण ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पर्वतारोहियों को बचाने के लिए चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन 9 दिन बाद भी पूरा नहीं हुआ। 4 अक्टूबर को आए बर्फीले तूफान में 29 पर्वतारोही फंस गए थे, जिसके बाद द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत पर आईटीबीपी और एसडीआरएफ ने राहत और बचाव का काम शुरू किया था। लेकिन इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन के कई दिन गुजरने के बाद भी 2 लापता पर्वतारोहियों का पता नहीं चल पाया, जबकि 26 लोगों के शव बरामद कर लिए गए। इस बीच रूस ने दावा किया कि उसकी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने यूक्रेन की एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। दावा किया गया कि यूक्रेन का एक नागरिक रूस के ब्रेंस्क शहर को दहलाने के इरादे से आया था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने खतरनाक इरादों में कामयाब हो पाता, रूस की सुरक्षा एजेंसी ने उसे धर दबोचा। इसका एक वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें कार में सवार एफएसबी के जवान बस स्टैंड पर खड़े एक आदमी के पास पहुंचते नजर आए। इसके बाद पिस्तौल ताने रूस की सुरक्षा एजेंसी के जवान तेजी से उस शख्स पर झपटते हुए दिखाई दिए। कुछ ही सेकंड में उन्होंने उसे काबू में ले लिया। इसके बाद वो उसे लेकर एक जंगल में पहुंचे, जहां छिपाए गए बम को बरामद कर लिया गया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के रहने वाले जिस नागरिक को पकड़ा गया, उसे वहां की खुफिया एजेंसी ने भेजा था और इसे रूस के एक अहम शहर ब्रेंस्क में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था। रूस ने दावा किया कि इससे पहले भी कई बार यूक्रेन ब्रेंस्क शहर को निशाना बना चुका है, जिसके लिए उसने मिसाइलों का सहारा लिया था। दावे के मुताबिक जंग शुरू होने के कुछ महीनों बाद ही यूक्रेन ने ब्रेंस्क शहर में रूस के एक मिलिट्री बेस पर हमला किया था। यूक्रेन ने वहां जो मिसाइलें दागी थीं, वो इतनी शक्तिशाली थीं कि रूस का सैन्य डिपो आग की भेंट चढ़ गया था। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन पर ब्रेंस्क शहर के एक तेल डिपो को भी उड़ाने का आरोप लगाया था। दावा किया गया था कि यूक्रेन ने तेल डिपो पर भी मिसाइलों से ही हमला बोला था। और अब एक बार फिर रूस ये आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन ने वहां एक आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची। इधर पंजाब में पटाखों पर दिशा निर्देश जारी हो गए। पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पटाखों पर दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके तहत राज्य में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भारी बारिश और फिर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई। घाघरा नदी में पानी अपने अब तक के उच्चतम, इस सीजन के अपने उच्चतम जलस्तर पे था। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक मकान में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए। बताया गया कि घर में रखे पटाखों में आग लगने से यह हादसा हुआ। शादियों में बम पटाखे बजाता था। उधर मध्य प्रदेश के सीधी में रेप के एक आरोपी का घर जमींदोज कर दिया गया। बताया गया कि वो जमानत पर बाहर आने के बाद पीड़ित महिला को परेशान कर रहा था, जिससे तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से उसका घर ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पहले छत को तोड़ा गया, फिर पूरे मकान को ढहा दिया गया। इस बीच आरोपी के परिवार वाले इस कार्रवाई का विरोध करते दिखे, लेकिन घर तोड़ने आई टीम ने अपना काम जारी रखा। प्रशासन के सहयोग से आज अवैध अतिक्रमण को यहाँ हटाया गया। बताया गया कि रेप के आरोपी ने जमीन पर अवैध कब्जा करके 4 मकान बनाए थे। इस बीच रूस ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है। रूस के विदेश मंत्री ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि यूरोप और अमेरिका के सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं। मतलब अब तक तो रूस अमेरिका और उसके साथियों को बस यूक्रेन से दूर रहने की धमकी दे रहा था, लेकिन इस बार उसके विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने सीधे सीधे दावा ही कर दिया कि अमेरिका और यूरोप की फौज यूक्रेन में तैनात है और यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। रूस के विदेश मंत्री ने वहां के सरकारी चैनल से कहा कि उन्हें लगता है कि अमेरिका के लोग बहुत लंबे वक्त से यूक्रेन की इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन रूस के दावे के उलट अमेरिका ने कहा है कि वो रूस से लड़ाई नहीं चाहता और वो अपनी सेना यूक्रेन में नहीं उतारेगा, क्योंकि अगर अमेरिका के सैनिक यूक्रेन में रूस से 2-2 हाथ करने के लिए गए तो ये जंग थमेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ जाएगी। और अगर ये हुआ तो परमाणु बम तो फिर चलकर ही रहेंगे।
खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत पहले कह चुके हैं कि अगर उन्होंने अपनी सेना यूक्रेन में तैनात की तो उसका मतलब होगा विश्व युद्ध और अमेरिका यूक्रेन में तीसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ेगा। नेटो भी साफ कर चुका है कि वो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा। इसलिए यूक्रेन की लाख मिन्नतों के बावजूद अमेरिका और नेटो सीधे जंग में नहीं कूद रहे, बस दूर से ही हथियार और दूसरा साजो सामान देकर यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया सफाई अभियान में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में उद्योग भवन के बाहर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर अगरतला पहुंची, जहां उन्होंने चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं से मुलाकात की। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। ये नया भारत है, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। उधर मेक्सिको के आकापुल्को में चक्रवाती तूफान हुलिया ने जमकर तबाही मचाई। तेज हवा और बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां बह गईं। आसमान में बिजली चमकने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा शहर थर्रा उठा। हुलिया तूफान ने एक झटके में पूरे आकापुल्को शहर की शक्ल बदल कर रख दी। पानी से लबालब सड़कों को पार करना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया, क्योंकि कुछ लोगों ने जब सड़क पर आए सैलाब को पार करने की कोशिश की तो उनमें एक लड़की लहरों की मार झेल नहीं पाई और उसका पैर पानी में फिसल गया। इसके बाद तो वो तिनके की तरह बहती चली गई। उसे बचाने की कोशिश में एक लड़का भी पानी में गिर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। कुछ दूरी तक बहने के बाद ही वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन शहर के मंजर ने हर किसी को दहला दिया। गाड़ियों के पहिए थम गए। शहर का हाल ऐसा हुआ कि सड़कें दिखनी बंद हो गईं और जो जहां थे वहीं फंसकर रह गए। इस बीच हरियाणा के रोहतक से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक घर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में छत उड़ती दिखी। यह वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें सिलेंडर फटते ही 2 मंजिला मकान के परखचे उड़ते दिखे। घटना के वीडियो में पहले तो एक घर की खिड़की खुलती दिखाई दी, फिर आग की लपटों के साथ एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद, मतलब यह कि पुतिन को रूस के ही कुछ लोगों ने धोखा दिया। एक दिन पहले ही एक वेबसाइट ने दावा किया था कि ब्रिज पर धमाके का प्लान ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी का है, जिसके जासूसों ने 6 महीने तक ब्रिज की रेकी की और फिर वहां ब्लास्ट की साजिश रची। लेकिन ब्रिज अटैक केस में नया एंगल सामने आ गया है, क्योंकि खबर है कि ब्रिटेन और यूक्रेन के इस प्लान में पुतिन से नाराज कुछ रूस के नागरिक भी शामिल थे। एफएसबी ने यह भी दावा किया कि कर्च ब्रिज पर विस्फोटक यूक्रेन के ओदेसा से आया था और ओदेसा तक यह विस्फोटक बुल्गारिया, जॉर्जिया और आर्मेनिया से पहुंचा। यही नहीं, जिस ट्रक में भरकर उसे वहां भेजा गया वो एक ऐसी पुरानी कंपनी का था जो 2014 से पहले रूस से जुड़ी थी। मतलब यह कि रूस की जान जिस ब्रिज में अटकती रही, उस ब्रिज पर यूक्रेन ने रूस के लोगों के साथ मिलकर अटैक किया और पुतिन को पता भी नहीं चला। खबर तो यह भी थी कि पुतिन से नाराज रूस की सेना के एक बड़े अधिकारी इसके पीछे हो सकते हैं, यानी पुतिन को गैरों ने नहीं, अपनों ने ही लूट लिया। उधर रूस ने पिछले कुछ दिनों में कीव समेत कई शहरों पर जिस तरह ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, उसने यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की काबिलियत पर सवाल उठा दिए। खबर है कि इसी वजह से अब नेटो ने यूक्रेन को इजरायल के शक्तिशाली आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने की मांग तेज कर दी, क्योंकि पुतिन के तेवरों ने यह दिखा दिया है कि यूक्रेन के शहरों पर उनकी मिसाइलों की बारिश फिलहाल थमने वाली नहीं है और रूस की इन घातक मिसाइलों ने जो तबाही मचाई, उसके सामने यूक्रेन को अपने सहयोगी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बेबस नजर आए। पश्चिमी मीडिया ने तो यह तक दावा किया कि अमेरिका का रक्षक कहे जाने वाला NASAMS यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी कीव को पुतिन की मिसाइलों से बचाने में नाकाम रहा। ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर पुतिन के गुस्से से अब यूक्रेन कैसे बच पाएगा और कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को रोकने में कारगर साबित होगा। जिसके बाद इजरायल के शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और नेटो के एक कमांडर ने यूक्रेन को आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवच से लैस करने को जरूरी बता दिया, क्योंकि इजरायल ने इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी शहर या बड़े इलाके को दुश्मन की बमबारी से महफूज रखने के लिए ही तैयार किया है। इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल अपने टारगेट को बड़ी आसानी से हवा में ही तबाह कर देती है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है, रॉकेट के हमले भी नाकाम कर सकता है और तोप के गोलों को भी बेदम करने की ताकत रखता है। और मौजूदा हालात में इजरायल का यह घातक हथियार कीव या यूक्रेन के उन शहरों के लिए मजबूत ढाल साबित हो सकता है
जो रूस की मिसाइलों के निशाने पर है, क्योंकि आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर दूर से चलाए गए रॉकेट और तोप के गोलों को इंटरसेप्ट करने और उन्हें मार गिराने में माहिर है। गाजा पट्टी से चरमपंथी संगठन हमास के हमले की कोशिशों पर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कई बार पानी फेर चुका है। ऐसे में नेटो ही नहीं बल्कि खुद जेलेंस्की की भी आयरन डोम पर नजर है और जेलेंस्की तो पहले भी कई बार इजराइल से उसे देने की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन इजराइल ने यूक्रेन को उसे बेचने पर अब तक हामी नहीं भरी है। पेच यह है कि इजराइल ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर अमेरिका के साथ करार किया है, जिसकी वजह से इजराइल के यूक्रेन तो क्या किसी दूसरे देश को भी अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बेचने के आसार कम ही हैं। और माना जा रहा है कि इस बात को खुद अमेरिका भी जानता है, इसीलिए उसने इजराइल पर दबाव बनाने के बजाय नसाम्स की दूसरी खेप जल्द ही यूक्रेन भेजने का भरोसा दिया। भले ही अमेरिका का ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के ताजा हमलों को रोकने में फेल हो गया, लेकिन अमेरिका को इस पर इतना भरोसा है कि व्हाइट हाउस को बचाने के लिए भी यही एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है। इसी वजह से अमेरिका ने अपने इस हथियार की ताकत को एक बार फिर यूक्रेन में आजमाने का फैसला किया। इस बीच खबर है कि रूस की धमकी के बाद भी अमेरिका यूक्रेन को आधुनिक हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। पश्चिमी मीडिया ने आशंका जताई कि अमेरिका का यह रुख रूस के साथ उसके सीधे टकराव की बड़ी वजह बन सकता है, क्योंकि अमेरिका के घातक हथियार यूक्रेन जंग में रूसी सेना के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रहे हैं। असल में अमेरिका और पश्चिमी देशों के हथियारों की बदौलत यूक्रेन न सिर्फ अब तक युद्ध में बना हुआ है, बल्कि कई मोर्चों पर रूस को लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। यूक्रेन के इसी पलटवार की वजह से पुतिन बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। वो यूक्रेन के मददगारों को परमाणु हमले की धमकी तक दे चुके हैं और हाल के दिनों में जिस तरह उन्होंने यूक्रेन पर हमले तेज किए हैं, उसका सीधा मतलब यह है कि रूस को हल्के में लेने की भूल अमेरिका और पश्चिमी देशों को बहुत भारी पड़ सकती है। लेकिन लग रहा है कि बाइडेन ने भी ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को अपने घातक हथियारों से लैस करना नहीं छोड़ेंगे। क्राइमिया ब्रिज अटैक मामले में रूस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 5 रूस के नागरिक हैं और बाकी 3 यूक्रेन और आर्मेनिया के। रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। एफएसबी ने दावा किया कि क्राइमिया ब्रिज पर जो विस्फोटक पहुंचाए गए वो एक ऐसी कंपनी के ट्रक में पहुंचाए गए जो 2014 तक रूस से जुड़ी थी। मतलब यह कि रूस को अपनों ने धोखा दिया, क्योंकि एफएसबी ने क्राइमिया ब्रिज अटैक मामले में जिन 8 लोगों को हिरासत में लिया उनमें 5 रूस के हैं। यही नहीं, रूस की सुरक्षा एजेंसी को कई ऐसे सबूत मिले जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह अटैक अकेले यूक्रेन ने प्लान नहीं किया। और क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले में रूस के भी कुछ नागरिक शामिल थे। 8 अक्टूबर को ब्रिज पर धमाके और आग की ऊंची उठती लपटों की तस्वीरें तो सबने देखी, लेकिन रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने एक ऐसा वीडियो जारी किया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। क्योंकि एक दिन पहले तक ये दावा किया जा रहा था कि रूस और क्राइमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर यूक्रेन की सेना के स्पेशल सैनिकों ने ब्लास्ट किया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसमें रूस के लोगों की भी मिली भगत थी, क्योंकि वीडियो में दिखा कि ब्रिज पर खड़े ट्रक की बारीकी से जांच की गई, जिसके बाद ट्रक को स्कैन भी किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आई, जिन्हें देखकर पता चलता है कि ट्रक में विस्फोटक जैसी कोई चीज रखी हुई थी। इसके बावजूद विस्फोटक से भरे ट्रक की ब्रिज पर एंट्री हुई और कर्च ब्रिज पर हमले को अंजाम दिया गया। एफएसबी ने जो वीडियो जारी किया उसमें ब्रिज पर सुरक्षा कर्मी ट्रक की जांच करता दिखा और जो फोटो जारी की गई उसमें ट्रक के अंदर विस्फोटक जैसी चीज नजर। हरियाणा के रोहतक से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक घर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में छत उड़ती दिखी। ये वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें सिलेंडर फटते ही 2 मंजिला मकान के परखचे उड़ते दिखे। घटना के वीडियो में पहले तो एक घर की खिड़की खुलती दिखाई दी, फिर आग की लपटों के साथ एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि पलक झपकते ही पूरा घर बर्बाद हो गया। सिर्फ छत और दीवार ही नहीं, घर के अंदर पलंग, अलमारी और दीवारों पर लगी तस्वीरों समेत बाकी सामान भी तहस नहस हो गया। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला की हालत गंभीर बताई गई। हादसे के वक्त वो रसोई में काम कर रही थी। जैसे ही उसने लाइटर जलाया, सिलेंडर फट गया और वो झुलस गई। इतना तेज धमाका था कि ऐसे किसी ने मिसाइल छोड़ दी हो। धमाका इतना ताकतवर था कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। इससे इलाके के लोग सहम गए और आसपास के कई घरों में दरार आ गई, तो कई घरों की खिड़कियां टूट गईं। हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया। उधर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक पूर्व अधिकारी ने पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दी। उनके इंटरव्यू से साफ हो गया कि पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है।
और यहां तक कि आज की दुनिया की बहुत सारी मुसीबतों की जड़ में पाकिस्तान हो सकता है। सीधा आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी के पूर्व चीफ ने लगाया। डॉक्टर एमनॉन सोफ्रिन 2008 में मोसाद से रिटायर हुए थे। उनके एक इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि मोसाद के एक ऑपरेशन की वजह से इजराइल का वजूद बच पाया, वरना एक ही रात में इजराइल की हस्ती ही मिट सकती थी। सारे झगड़े की जड़ में पाकिस्तान का नाम आया। दावा यह है कि पाकिस्तान के मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान दुनिया के कई मुल्कों में परमाणु तकनीक बांटने में लगे हुए थे। पैसों के लालच में वो दुनिया के कई मुल्कों से सौदा करने में लगे थे। ये उस वैज्ञानिक की बात हो रही है जिसे पाकिस्तान में परमाणु तकनीक का जनक कहा जाता है। और दावा किया जाता है कि पाकिस्तान के पास मौजूद परमाणु तकनीक के पीछे अब्दुल कदीर खान का ही दिमाग है। लेकिन अब सामने आया है कि अब्दुल कदीर खान केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि और भी कई मुल्कों का न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे थे, जिनमें कई मुल्कों का नाम सामने आया। सबसे बड़ा दावा जो किया गया वो यह है कि सीरिया को परमाणु शक्ति बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। सीरिया ने परमाणु बम लगभग बना ही लिया था और मोसाद को उस वक्त ये भी लगता था कि परमाणु बम बनते ही उसका इस्तेमाल इजराइल पर किया जाएगा। मतलब ये कि सीरिया अगर कामयाब हो जाता तो इजराइल का वजूद ही मिट जाता। ये वो थ्योरी है जो मोसाद के पूर्व प्रमुख ने अपने ताजा इंटरव्यू में बताई। उनके मुताबिक 21वीं सदी का पहला दशक शुरू होते ही अब्दुल कदीर खान ने परमाणु तकनीक की सौदेबाजी शुरू कर दी थी। सीरिया में पाकिस्तान के लोगों का आना जाना अचानक बढ़ा तो मोसाद को शक होने लगा। उसी वक्त मोसाद के एजेंट एक्टिवेट हो गए और मामले की तह तक जाने की कोशिश शुरू हुई। 2004 में पता चला कि सीरिया के साथ अब्दुल कदीर खान परमाणु तकनीक साझा कर चुके हैं। यहां तक कि परमाणु बम बनाने का प्रोजेक्ट पूरा भी हो चुका था। तब जाकर मोसाद को पता चला कि इतने दिन से सीरिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही थी। उस वक्त इजराइल की तरफ से कई देशों को जानकारी दी गई और मदद भी मांगी गई। दावा तो यह है कि अमेरिका से सीरिया पर बड़ा हमला करने की अपील की गई, क्योंकि अगर सीरिया एक परमाणु शक्ति बन जाता तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। इसीलिए मोसाद ने पहले यह बात अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को बताई। लेकिन जब तुरंत एक्शन लेने पर कोई दूसरा देश तैयार नहीं हुआ तो मोसाद ने रातों रात एक ऑपरेशन प्लान किया। सीरिया में हुए उस ऑपरेशन को आउट ऑफ द बॉक्स नाम दिया गया था। दावा है कि इस ऑपरेशन के तहत मोसाद ने सीरिया में भयंकर बमबारी की और बम बरसाकर सीरिया में परमाणु बम वाली जगह को पूरी तरह तबाह कर दिया। मोसाद को अब भी लगता है कि इजराइल का वजूद ही आउट ऑफ द बॉक्स नाम के इस ऑपरेशन की वजह से है, क्योंकि अगर वो ऑपरेशन नहीं होता तो 2004 या 2005 में ही सीरिया परमाणु शक्ति बनने वाला था। और मोसाद के पूर्व प्रमुख मानते हैं कि परमाणु बम बनाने की सीरिया की पूरी कोशिश का मकसद ही इजराइल को खत्म करना था। इसके साथ ही वो ये भी साफ हो गया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास परमाणु तकनीक का होना दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि कहानी केवल सीरिया और इजराइल की नहीं है, बल्कि दावा तो यह है कि दुनिया के कई मुल्कों के साथ अब्दुल कदीर खान संपर्क में थे। उनके लिए तो खास तौर पर सीड ऑफ कैलामिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब मुसीबतों की जड़। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिन देशों के साथ अब्दुल कदीर खान संपर्क में थे उनमें एक उत्तर कोरिया भी है। यानी ऐसा मुमकिन है कि उत्तर कोरिया के पास पहुंची परमाणु तकनीक की जड़ में भी अब्दुल कदीर खान हो। 2004 में जब इजराइल ने सीरिया में ऑपरेशन किया उसी वक्त पाकिस्तान में अब्दुल कदीर खान को नजरबंद भी किया गया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि उस नजरबंदी की वजह क्या थी, लेकिन 2009 में उनकी नजरबंदी खत्म कर दी गई थी। 2021 में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन इस बात की सही जानकारी किसी के पास नहीं है कि मरने से पहले उन्होंने परमाणु तकनीक किस किस को दी, किस देश के साथ संपर्क किया और कौन से देश उनकी वजह से परमाणु शक्ति बन गए। इधर महाराष्ट्र में एक पीएफआई सदस्य पकड़ा गया। महाराष्ट्र एटीएस ने जालना में पीएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो उस इलाके में लोगों को अपने संगठन से जोड़ रहा था। पटना के एक इलाके में पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने पर हथियारों की तस्करी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के क्रम में यह पता चला कि ये कोलकाता से आर्म्स को लेके आ रहे थे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। एक बदमाश घायल हुआ और एक बदमाश मौके का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। इस बीच असम से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर नदी में समा गया। यह हादसा असम के लखीमपुर जिले में हुआ, जिसका वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बना लिया, जिसमें नदी के किनारे एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा पानी में तेजी से गिरता दिखाई दिया। पहले पहाड़ का ऊपरी हिस्सा खिसकता नजर आया, इसके बाद धीरे धीरे पूरी मिट्टी गिरने लगी। बड़े पत्थरों की चपेट में आने से वहां लगे पेड़ भी उखड़ गए। फिर तो गिरती हुई चट्टान और मिट्टी के रास्ते में जो भी आया उसे वो अपने साथ लेकर नदी में समा गई और वहां धूल का गुबार फैल गया। ये मंजर देख लोग सिहर उठे। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां बिजली प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। गनीमत यह रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया
उधर यूरोप के लिए गैस ही नहीं, कच्चा तेल भी किल्लत की वजह बन सकता है, क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में हुई लीक के बाद अब एक तेल की पाइपलाइन में भी लीक की खबर है। रूस का कच्चा तेल यूरोप में पहुंचाने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन है, जिसमें लीक होने की जानकारी सामने आई है। पोलैंड ने बताया कि रूस का तेल यूरोप में पहुंचाने वाली पाइपलाइन में लीक पाए जाने की खबर है। ये खबर इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि पहले ही नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए धमाकों पर हंगामा मचा हुआ और तेल की जिस पाइपलाइन में लीक की बात अब सामने आई वो कोई छोटी मोटी पाइपलाइन नहीं है, बल्कि द्रुजबा पाइपलाइन के जरिए यूरोप के कई देशों में कच्चा तेल पहुंचता है। जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया में इसी पाइपलाइन के जरिए तेल पहुंचता है। इस पाइपलाइन में लीक मिलने का मतलब ये होगा कि यूरोप के इन सारे देशों में कच्चे तेल की किल्लत पैदा हो जाए। पहले से ही वहां गैस की किल्लत है। लोगों को अगर पेट्रोल और डीजल मिलना भी बंद हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। मतलब यह कि पहले से परेशान यूरोप के लोगों के लिए हालात कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि रूस से आने वाली इस पाइपलाइन में अभी तक लीक पर काबू पाए जाने की खबर है, क्योंकि पोलैंड के अलावा किसी और देश ने पाइपलाइन में लीक होने की खबर नहीं दी। ये पाइपलाइन रूस की ही कंपनी ऑपरेट करती है। अलग अलग देशों में जो कंपनियां पाइपलाइन का रखरखाव करती हैं, उनमें भी ज्यादातर में रूस की कंपनी की हिस्सेदारी है। मतलब ये कि यूरोप चाहे या न चाहे, यूरोप के लोगों की जिंदगी में रूस की पैठ काफी गहराई तक है। जिस द्रुजबा पाइपलाइन की बात हो रही है वो पाइपलाइन कई हिस्सों में बटी है। माना जा रहा है कि पोलैंड में पाई गई लीक केवल एक चेतावनी हो सकती है। मतलब ये बताने की कोशिश की गई हो कि पुतिन से पंगा लेने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। हालांकि तेल के रिसाव पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जहां भी ये पाइपलाइन पहुंचती है वहां टेंशन जरूर बढ़ गई। पूरी पाइपलाइन की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। यूरोप के देश ये मान रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एनर्जी वॉर छिड़ चुका है और समुद्र में किसी गैस पाइपलाइन में लीकेज मिलने के मुकाबले तेल पाइपलाइन में लीकेज का मिलना कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यूरोप के कई देशों में एक साथ तबाही मच सकती है। और एक बार अगर इस पाइपलाइन में धमाका हुआ तो हजारों मिसाइलों से भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इतना बड़ा नुकसान जिसका अंदाजा भी लगाना मुमकिन नहीं होगा। पोलैंड ने तो ये तक दावा किया है कि यूरोपियन यूनियन के नए प्रतिबंधों की वजह से यूरोप को चेतावनी दी जा रही है। जिन प्रतिबंधों की बात हो रही है उनमें रूस के कच्चे तेल की अधिकतम कीमत तय की गई है। ये कीमत उस तेल की है जो समुद्र के रास्ते यूरोप में पहुंचता है। हालांकि रूस इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बता रहा है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में हुआ धमाका एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटना है। पुतिन का दावा है कि पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने तो साथ में यह भी कह दिया कि इन धमाकों से फायदा केवल पोलैंड और अमेरिका का ही होगा। इस बीच बाइडेन का गुस्सा सऊदी अरब पर फूट पड़ा। कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस ने तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला लिया है। 2 दिन पहले लिए गए उनके इस फैसले का बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि बाइडेन ने संकेत दिया है कि वो सऊदी अरब पर कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। बाइडेन इस वक्त अमेरिका में बुरी तरह घिरे हुए दिख रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन है, जो अगले महीने 8 तारीख को होने, यानी 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। लेकिन जब से यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। वहां महंगाई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। गैसोलीन यानी पेट्रोल की कीमतें भी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर हैं, जिसकी वजह से वहां का सेंट्रल बैंक कई बार ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान कर चुका है। माना जा रहा है कि बाइडेन की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त अमेरिका के लोगों को महंगाई से राहत देने की थी, जिस पर ओपेक प्लस देशों के संगठन ने पानी फेर दिया, क्योंकि ओपेक प्लस देशों के फैसले की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका है, जिसकी वजह से महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी राहत देना तो दूर, बाइडेन और ज्यादा घिर जाएंगे। इसी बात का गुस्सा बाइडेन के ताजा इंटरव्यू में दिखा। उन्होंने तो साफ कहा है कि पुतिन से दोस्ती की कीमत सऊदी अरब को चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब से बाइडेन कई बार मदद मांग चुके थे, यहां तक कि वो सऊदी अरब के दौरे पर भी गए थे। उन्होंने अपील की थी कि कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाया जाए, लेकिन सऊदी अरब ने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, बल्कि तेल का उत्पादन घटाने का उनका ऐलान अमेरिका की फजीहत की वजह बन गया। माना जाता है कि ओपेक प्लस देशों के संगठन में सबसे ज्यादा दबदबा सऊदी अरब का ही है। सऊदी अरब जिस तरफ जाता है, पूरे संगठन का फैसला उसी तरफ होता है। इसी संगठन में रूस भी शामिल है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब और रूस की दोस्ती का नुकसान अब बाइडेन को उठाना पड़ रहा है। इसीलिए बाइडेन ने दावा किया कि पुतिन पूरी दुनिया को महंगाई की आग में झोंकना चाहते हैं ताकि वो यूक्रेन की जंग का खर्च निकाल पाएं। लेकिन अमेरिका में इस वक्त बाइडेन पर लोगों का गुस्सा फूटने की वजह भी सऊदी अरब को ही माना जा रहा है, क्योंकि जब से बाइडेन सत्ता में आए हैं, उन्होंने सऊदी अरब पर नीति को पूरी तरह बदल दिया। उस वक्त यूक्रेन की जंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब से अपना एयर डिफेंस सिस्टम हटाने का फैसला कर लिया। हूथी विद्रोहियों के साथ लड़ाई में सऊदी अरब कमजोर पड़ने लगा था। उस वक्त सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कई बार अमेरिका से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। बाइडेन को उस वक्त अपने फैसले पर कोई मलाल नहीं था, लेकिन जंग शुरू होते ही हालात बदल गए।
पहले क्राउन प्रिंस अमेरिका से मदद मांग रहे थे, लेकिन जंग छिड़ने के बाद अमेरिका गिड़गिड़ाता दिखने लगा। बार बार अमेरिका ने अपील की, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं सुनी। माना जा रहा है कि सऊदी अरब को नीचा दिखाने का बाइडेन का दांव अब अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि बाइडेन की पूरी नीति को ही नाकाम माना जा रहा है। बाइडेन को सबसे बड़ा डर यह है कि उनकी इस नीति का असर अगले महीने मिड टर्म चुनाव में दिख सकता है। इधर शराब ठेकेदारों के हमले में घायल हरियाणा के खिलाड़ी रवि की मौत हो गई। हरियाणा के भिवानी में पिछले 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैंडबॉल के युवा खिलाड़ी रवि की मौत हो गई। आरोप है कि उस पर शराब ठेकेदारों ने जानलेवा हमला किया था। शराब लेने पर झगड़ा हुआ था। उत्तराखंड के हरिद्वार में गाड़ी साइड करने के मुद्दे पर 2 लोगों में झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आईसीसी की वनडे मैचों की रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव 25वें स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में शानदार गेंदबाजी की थी। उधर विवादों में आई कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का पर हरियाणा सरकार सख्त हो गई और वहां प्रोडक्शन बंद कर दिया गया, क्योंकि केंद्र और हरियाणा सरकार को कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के काम में कमियां नजर आई। टोटल प्रोडक्शन बंद कर दी जाए और उसका हमने नोटिस दे दिया है। हरियाणा सरकार ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया और 7 दिन में जवाब मांगा। इस बीच सरहद पार से भारत में हथियार, विस्फोटक और नशे की खेप भेजने वालों को तगड़ा जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। खबर है कि देश में खास तरह के ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें देश की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इन ड्रोन की तकनीक को ड्रोन डिफेंडर सिस्टम कहा जा रहा है, जो केवल निगरानी ही नहीं करेंगे बल्कि दुश्मन के ड्रोन पर हमला भी करेंगे। इनका एक्शन ऐसा होगा कि दुश्मन का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जा सकेगा। ये ड्रोन सरहद पर मंडरा रहे किसी शिकारी बाज से कम नहीं होंगे। ऊपर से ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बने होंगे। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया है। ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोटक तक भारत में भेजे जाने के मामले सामने आ चुके हैं। कई बार लावारिस ड्रोन पकड़े गए हैं, तो कई बार ड्रोन के जरिए भेजा गया सामान भी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लग चुका है। लेकिन इस बार भारत की एजेंसियों ने ऐसी तकनीक ढूंढी है जिसके बाद ऐसी शरारत करना भारी पड़ सकता है। ड्रोन डिफेंडर सिस्टम केवल निगरानी ही नहीं करेगा बल्कि दुश्मन पर हमला भी करेगा। हमला भी ऐसा होगा कि अगर जरूरत हुई तो यह हवा में ही ड्रोन को कैद भी कर पाएगा। दावा है कि ये तकनीक भारत ने पूरी तरह तैयार कर ली है और माना जा रहा है कि ये नई तकनीक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस तकनीक से जुड़ी जो शुरुआती जानकारियां सामने आई हैं, उनके मुताबिक इस ड्रोन डिफेंडर सिस्टम में एक हाई डेफिनेशन कैमरा लगा होगा, जो हर वक्त और हर मौसम में साफ तस्वीरें रिकॉर्ड कर पाएगा। इससे बॉर्डर की निगरानी में आसानी होगी। सबसे अहम बात यह कि जैसे ही कोई ड्रोन बॉर्डर के करीब भी दिखेगा, ये अपने आप एक्शन में आ जाएगा। दुश्मन के किसी भी ड्रोन को नष्ट करने की तकनीक भी इस डिफेंडर में लगी होगी। इसके अलावा सबसे खास फीचर दुश्मन के ड्रोन को पकड़ने का है। अगर मुमकिन होगा तो जाल फेंक कर यह दुश्मन के ड्रोन को कैद भी कर पाएगा। जमीन से 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उड़ान भर पाएगा और इसकी रफ्तार होगी करीब 10 मीटर प्रति सेकंड। मोटे तौर पर करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी ड्रोन के हिसाब से यह रफ्तार काफी ज्यादा है। इसकी तैनाती जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के अलावा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में भी करने की योजना है। मतलब पाकिस्तान ही नहीं, चीन से लगने वाली सीमाओं की निगरानी के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए माना जा रहा है कि भारत के ये नए ड्रोन किसी शिकारी से कम नहीं होंगे। अगर हवा में ही दुश्मन के ड्रोन को खत्म कर दिया जाए तो उसमें छिपा डेटा भी नष्ट होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही कैद कर लिया जाए तो दुश्मन का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जा सकता है। इसीलिए दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर बड़ी संख्या में ऐसे ड्रोन तैनात किए जाएंगे। एजेंसियों का मानना है कि एक बार इस तरह की जानकारी हाथ लग गई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की बड़ी फजीहत होगी। इससे पहले पाकिस्तान में तो नशे के सौदागर भी ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इस बार ड्रोन डिफेंडर सिस्टम ऐसे अपराधियों पर भी भारी पड़ेगा। सरहद के पास मंडराने वाले ड्रोन सालों से भारतीय एजेंसियों को परेशान करते रहे हैं, लेकिन अब ये ड्रोन दुश्मनों की टेंशन बनने वाले हैं। इधर ऑल इंडिया इमाम्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा दी गई। केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया इमाम्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी। असल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद उन्होंने धमकी भरे फोन आने की शिकायत की थी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भारी बारिश की वजह से एक इलाके में मौजूद हॉस्टल में 30 बच्चे फंस गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने रेस्क्यू किया। भारतीय डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर पर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने 3 साल का बैन लगा दिया। उन पर यह कार्रवाई प्रतिबंधित दवा लेने के आरोप में की गई। उधर उत्तराखंड के बागेश्वर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पहाड़ों के बीच बना एक मकान चंद सेकंड के अंदर ताश के पत्तों की तरह रह गया। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जिसमें वो मकान देखते ही देखते ढह गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें मकान में लगी ईंटें धीरे धीरे गिरती नजर आईं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि उस वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया कि बागेश्वर जिले में हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ के दरकने का खतरा मंडरा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड से। वहां उधम सिंह नगर में यूपी के मुरादाबाद से बदमाश को पकड़ने के लिए दबिश देने की गई पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी गई। इस घटना में वहां के ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई, जबकि पुलिस के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि 50,000 के एक इनामी बदमाश जफर को गिरफ्तार करने के लिए मुरादाबाद से पुलिस की एक टीम वहां गई थी, लेकिन इसी दौरान पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गई। आरोप है कि वहां के ब्लॉक प्रमुख ने मुरादाबाद पुलिस की टीम को पिटवाने की भी कोशिश की थी। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या पता चल रहा है इस पर? देखिए, मुरादाबाद पुलिस को जानकारी मिली थी कि 50,000 का इनामी बदमाश जो कि खनन माफिया है जफर अपने साथियों के साथ यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर है। तभी मुरादाबाद पुलिस ने वहां पर छापेमारी की, लेकिन जो बदमाश था जफर वो उत्तराखंड में दाखिल हुआ, और जब दाखिल हुआ तो एक इलाके में जाकर वहां पर उसने जवाबी फायरिंग की पुलिस बल पर। पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो पुलिस के जवाबी फायरिंग में वहां की एक स्थानीय महिला को गोली लग गई और उस महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस महिला की मौत हुई है वो उस इलाके की उधमपुर नगर के ब्लॉक प्रमुख की पत्नी थी, जिसके बाद कुछ पुलिस वालों को बंधक बना लिया गया। वहां पर मौके पर फिलहाल आला अधिकारी मौजूद हैं। जो फायरिंग बदमाश की तरफ से की गई थी जफर की तरफ से, उस फायरिंग में इंस्पेक्टर सहित 2 पुलिस वालों की गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। जी किशोर, शुक्रिया अमित आपका। इस बीच इटली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। हुआ यह कि इटली से अमेरिका जा रहे बोइंग ड्रीम लिफ्टर कार्गो प्लेन का एक टायर टेक ऑफ के तुरंत बाद ही गिर गया। सामने आए वीडियो में विमान रनवे पर बिल्कुल आराम से चलता दिखा। उसने आराम से उड़ान भी भर ली, लेकिन टेक ऑफ किए मुश्किल से 5 सेकंड ही हुए थे कि विमान का 100 किलो का एक टायर लहराता हुआ जमीन पर जा गिरा। उससे काला धुआं भी निकलता दिखा। वो तो शुक्र रहा कि विमान ने अमेरिका में बिल्कुल सुरक्षित लैंडिंग कर ली। अब एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। इधर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपिक्स विजेता रहे सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ गईं। उन पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आरोप तय हो गए, जिनमें हत्या की कोशिश, दंगा और आपराधिक साजिश रचने के आरोप शामिल हैं। इस केस में सुशील कुमार समेत 17 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए। 2021 में सुशील कुमार का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में उन पर अपने साथियों के साथ मिलकर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप लगा था। उधर दुनिया पर मंडरा रहे परमाणु हमले के खतरे के बीच खबर है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। ईरान पर चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने के आरोप लगते हैं। इसी वजह से उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं। लेकिन दावा है कि फिर भी ईरान परमाणु हथियार बनाने से बाज नहीं आ रहा। यूएन की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक लीक हुई रिपोर्ट में सामने आया कि ईरान अपने एक अंडरग्राउंड प्लांट में बेहद तेजी से यूरेनियम जुटाने में लगा है और इसके लिए वो एकदम हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के परमाणु हथियारों के प्रोग्राम की वजह से पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इसी वजह से 2015 की न्यूक्लियर डील हुई, जिसमें ईरान से प्रतिबंध हटाए गए और उसके बदले में ईरान अपने यूरेनियम के प्रोडक्शन पर लिमिट लगाने के लिए मान गया। लेकिन 3 साल बाद अमेरिका उस डील से निकल गया और अब जब वो डील ठंडे बस्ते में पड़ी है तो ईरान कोई भी नियम कायदा मानने को तैयार नहीं, बल्कि अब उसके टारगेट बढ़ गए हैं। इधर अहमदाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटर पर सवार 2 लोगों को रौंद दिया। इस घटना का वीडियो वहां लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें वो बेकाबू ट्रक सामने से आ रहे एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मारता दिखा। इस हादसे के बाद स्कूटर सवार की मदद करने के बजाय ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से फरार हो गया। इस हादसे में स्कूटर पर सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने गांजे की खेती करने के आरोप में एक आदमी को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि उसने खेत में 20 लाख रुपए से ज्यादा के गांजे के पौधे लगाए थे। आगरा घूमने आई 35 देशों की मॉडल ने ताजमहल में फोटोशूट कराया। उधर गोवा के पास समंदर में MiG-29 के लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में पायलट की जान बाल बाल बच गई।
लेकिन ये हादसा तब हुआ जब MiG-29K अपनी नियमित उड़ान पर था, लेकिन बेस पर लौटने के दौरान उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वो समंदर में ही क्रैश हो गया। हालांकि पायलट विमान से निकलने में कामयाब रहा, जिसे तुरंत समंदर में सर्च ऑपरेशन चलाकर बचा लिया गया। इधर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में अचानक आई बाढ़ की वजह से एक हॉस्टल में फंसे 30 बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। पिछले कुछ दिनों से शहर के कुछ हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे इलाके में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब बाढ़ का पानी वहां के एक हॉस्टल में घुस गया। बताया गया कि उस हॉस्टल में 30 बच्चे फंसे थे, जिन्हें फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित निकाल लिया गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हॉस्टल के बच्चे पानी से भरी एक सड़क पर चलते दिखे। इस दौरान बच्चे कमर तक पानी में डूबे दिखाई दिए। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से निचले इलाके तो मानो डूब ही गए। वहां से आई दूसरी तस्वीरों में कई कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात दिखे। सड़क ही नहीं बल्कि मकानों के अंदर भी 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। यही नहीं, घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें और कारें तक डूबी दिखाई दी। इस बीच गुजरात के महसाणा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाथी को करंट लगने की वजह से उस पर सवार एक महंत सीधा जमीन पर आ गिरे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। हादसे वाली जगह से आए एक वीडियो में दिखाई दिया कि हाथी में ऊपर बैठे महंत के लिए एक छतरी लगाई गई थी, जो ज्यादा ऊपर होने की वजह से वहां से गुजर रहे एक बिजली के तार से टकरा गई, जिसकी वजह से हाथी को करंट लग गया और जिस आदमी ने छतरी को पकड़ा हुआ था वो महंत समेत सड़क पर गिर गया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। महंत की मदद के लिए वहां मौजूद लोग दौड़ते हुए पहुंच गए, जबकि करंट लगने की वजह से हाथी सड़क पर बेतहाशा भागने लगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। वहां एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बताया गया कि दिल्ली में लैंडफिल साइट से कूड़े को खत्म नहीं कर पाने और पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने में फेल होने पर एनजीटी ने यह जुर्माना लगाया। विक्रांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या पता चल रहा है? देखिए, एनजीटी ने किशोर इस मामले में 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और ये 3 जो लैंडफिल साइट हैं, गाजीपुर, ओखला लैंडफिल साइट और भरसुआ, इन तीनों को लेकर ये जुर्माना लगाया गया है। और एनजीटी ने ये कहा है कि 300 रुपए प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से ये जुर्माना लग गया है। और जिस तरीके से तीनों लैंडफिल साइट पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने, पर्यावरण को बचाए रखने में सरकार जिस तरीके से विफल रही है, उसे देखते हुए ये जुर्माना किया गया है। और कूड़े को लेकर के दिल्ली की राजनीति पिछले लंबे समय से बहुत ज्यादा चल भी रही है और ऐसे में अब एनजीटी का 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाना निश्चित तौर पर यह साफ दिखाता है कि कितना बड़ा संकट दिल्ली के सामने प्रदूषण और कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। शुक्रिया विक्रांत आपका। जानलेवा सवाल करता है, जानलेवा सवाल करता है। 100 बात की एक बात कही हल्दर ने, रोज पकड़ा हमें रंगे हाथों, रोज हंसकर बहाल करता है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त होगा 100 बात की एक बात का।